our Navi Mumbai Panvel. Hello. Yes, sir. You can start. Yes. Can I? Akshay? Okay. Yes. On behalf of Navi Mumbai and Panvel AIPC, All India Professional Congress chapter, I welcome Dr. Shrikant Tiwari and Dr. Evle, who has kindly agreed to be part of this today's Zoom meeting. And with this latest topic of third wave, it will be very useful and very interactive discussion. I hope all of you listen to their interaction, and it will be followed by the question. On behalf of All India Professional Congress, I also welcome our Maharashtra Secretary Zara and our President of Maharashtra, Matthew. We'll start with introduction of speakers. It will be done by Akshay Gune, and then we'll start our session. So let's listen to the doctors and we educate ourselves so that we can help our society around us. Thank you. Akshay. Thank you, Commander Kalawat. It's really a pleasure. I've been given the opportunity to introduce both the speakers from today. Our expert for today is Dr. Vijay Yevle, who is Head Institute of Child Health, Apollo Hospitals at Navi Mumbai. He's also in the Pediatric Advisory Task Force for the government of Maharashtra for COVID-19. And the moderator for today is Dr. Shrikant Tiwari. He's also a member of AIPC Panvel and Kharghar chapter. He is a consultant in pediatrics and neonatology at Apollo Hospitals in Navi Mumbai. So I request Dr. Tiwari to start this very important discussion and enlighten everyone in this room today to what can be done from the perspective of possible third wave of COVID-19. Thank you. Thank you, Akshay. Namaskar, Dr. Shrikant Tiwari की तरफ से. So, since ये जो हमारा वार्तालाप हिंदी और मराठी में रहेगा, तो मिक्स में हम अपना ये सब रखेंगे, जो भी हमारा टॉक रहेगा. पहला चीज मैं शुरुआत करूंगा कि 27 जनवरी 2020 जब भारत में हमारा पहला केस आया था, मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा कि ये जो बीमारी है इस महामारी का रूप ले लेगी. जब ये सवाल मेरे पेशेंट्स के माता पिता मेरे से पूछते थे कि सर जो चाइना में कोरोना के केसेस आए हैं क्या वो भारत में आएगा, और मुझे ऐसा लगता था शायद ये इतना बड़ा भयानक रूप हम बोल सकते हैं नहीं लेगा, पर आज हम देख सकते हैं कि इसने क्या त्रासदी मानवता के ऊपर मचाई हुई है. अगर हम कोरोना के बारे में बात करेंगे, पिछले साल से जब पहला लहर आया, अभी आज सेकेंड लहर अभी खत्म होने के कगार पे है. दोनों लहरों के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं. पहले लहर में इतनी दिक्कतें नहीं हुई थी, इतने डेथ रेट्स नहीं हुए थे. जहां तक मेरे को याद है, जनवरी में जब हमारे केंद्र सरकार ने डेवोस मीट में ये बात की थी कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है, हमको किसी को भी ये आशंका नहीं थी और हम सबको भी यही लग रहा था शायद ये महामारी कम हो गई. पर कई देशों में जो हम दूसरी लहर की बात करते हैं तो पिछले वर्ष ही आ चुकी थी. दूसरी लहर जब मार्च में चालू हुआ तो इसने मानवता पर ऐसी भयानक त्रासदी मचाई कि शायद वर्षों तक जो नेक्स्ट जनरेशन हम बात करेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे. इस महामारी ने, पैंडेमिक ने जो नए नए टर्म कॉइन किए, अगर हम ह्यूमरस में बात करें तो कोविड इडियट्स की बात करें, या फिर हम भयानक तरीके से बात करें तो कोविड ऑर्फन की बात करें. जहां तक अक्षय से मेरी बात 1 महीने पहले जब हुई थी फोन पे, हमने 1 घंटा इस विषय में बात किया था कि कोविड ऑर्फन में क्या करना है और उसके अनुसार यूनिसेफ, WHO और हमारी सरकार को क्या करना चाहिए.
अभी 10 दिन पहले ही हमारी महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में नए नए टर्म्स जो पॉलिसी करनी चाहिए वो निकाली है। अब हम अखबारों में, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया में काफी सारे आजकल देख रहे हैं कि अब तीसरी लहर की बात हो रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर शायद अगस्त सितंबर के बीच में आने वाला है। उसी विषय में हम बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विजय येवले सर। डॉक्टर विजय येवले सर को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। सर अपोलो में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के प्रमुख हैं। साथ में हमारी जो पीडियाट्रिशियंस का एक समूह रहता है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही में सर जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स है बच्चों के कोविड-19 के, उसके एक प्रमुख सदस्य हैं। 15 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सर एक प्रमुख वक्ता थे। सर ने काफी सारी नई नई चीजें बताई। अभी हम तीसरी लहर पे बात करने के पहले मैं सर आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारी दूसरी लहर है उसको आप एक छोटे से या एक समराइज कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, कितना हमारे दिक्कत हुई है, क्या क्या हुआ। सर आप कुछ बोल सकते हैं इस बारे में? जरूर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कमांडर कारावत, मिस्टर अक्षय गुने and Dr. Shrikant Tiwari and the AIPC for inviting me here and मुझे जो मौका दिया गया है ताकि मैं आपके साथ वार्तालाप कर सकूं और जो कुछ हम जनहित में सॉर्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम अच्छी तरह से तैयार रहेंगे बिना कोई पैनिक किए हुए। तो जैसे श्रीकांत ने सही ढंग से फरमाया कि 27 जनवरी 2020 में किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि हम इस महामारी के इस तरह से हमें सामना करना पड़ेगा। और डॉक्टर श्रीकांत ने ये भी कहा कि करीबन लास्ट ईयर के आखिर में सेंट्रल ने एक ऐलान कर दिया कि हमने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है, और यही तकलीफ की बात हो गई। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे केसेस कम आने लगे पहले वेव में, सब हम SMS का इस्तेमाल करना भूल गए। SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। आपने देखा होगा कि करीबन दिवाली के आसपास सब मॉल खुल गए, लोग बाहर, सब ऑफिस, सब कार्यालय खुल गए और काफी भीड़ जमा होने शुरू हो गई। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया। और हमें सबको पता है कि ये कोरोना बीमारी सांस के जरिए फैलती है, और इसके साथ निसर्ग का रूल ऐसे होता है कि कोई भी जो विषाणु है जो संक्रमण करके बीमारी फैलाता है, वो खुद का बचाव करने की हमेशा कोशिश करता है। तो उसके एक तरीका होता है, वो म्यूटेट हो जाता है, वो अपना रूप बदली कर लेता है। तो जैसे हम एक तरफ से हमने ये सब SMS छोड़ दिया, हमारा बर्ताव जनजीवन पहले जैसे हो गया, और वायरस ने भी म्यूटेशन शुरू कर दिया। तो ये दोनों साथ में आए और उसका दुष्परिणाम हुआ कि दूसरी लहर शुरू हो गई, और बढ़ती संख्या में काफी पॉपुलेशन इसके कारण इन्फेक्ट हो गई। आप देखो, दूसरे लहर और पहले लहर में अगर तुलना करेंगे तो पहले लहर में ज्यादा करके 50-60 की उम्र के ऊपर के लोगों में मॉर्टेलिटी दिखाई दी, काफी लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी अचानक से आए हुए बीमारी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, फिर भी हमने हमारे सब सामग्री इकट्ठा की और उसका सामना करने शुरुआत किया। और जैसे हम लैक्स हो गए, दूसरे लहर ने अफेक्ट किया। दूसरे लहर में हम डॉक्टर ने ये देखा कि काफी यंग पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई उससे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वायरस बदली कर होके आया, म्यूटेट होके जो वायरस आया, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, जो फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। उसके कारण जैसे पहले लहर में मानो एक फैमिली में एक आध इंसान बीमार था या संक्रमित था कोरोना से, तो मानो 10 के फैमिली और 1, 2 या 3 जन बीमार होते थे। लेकिन इस दूसरे लहर में अगर एक भी कोई फैमिली का मेंबर बीमार हुआ तो करीबन 10 के 10 बाकी भी बीमार हो चुके। हालांकि सबको सिम्टम शायद नहीं आए, कुछ एसिम्टोमेटिक रहे, कुछ माइल्ड रहे, तो ट्रांसमिसिबिलिटी वायरस की दूसरे वेव में ज्यादा रही। नंबर 2, इस दूसरे वेव में हमने ये देखा
कि काफी यंग पॉपुलेशन उससे हॉस्पिटलाइज हो गई, जैसे 30 से 40-50 साल की उम्र तक, और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तीसरी बात रहा बच्चों का सवाल, कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होने के कारण बच्चों को आसानी से संक्रमण हुआ, लेकिन बच्चों में पहले तरह ही ये डिजीज माइल्ड रहा। हमारा सौभाग्य है कि ये डिजीज बच्चों में माइल्ड रहा है अब तक, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। और ओवरऑल संख्या बढ़ने के कारण काफी बच्चे बीमार हो गए। लेकिन जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों में अभी भी डिजीज माइल्ड है। बच्चों में एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी पाई जाती है जो कोरोना होने के बाद एक 2 हफ्ते से 3 महीने के अंतर एक इन बच्चों में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है। अभी उसकी संख्या अब आस्ते आस्ते बढ़ने लगी है, क्योंकि सेकेंड वेव कम होने लग गई है, ये लहर नीचे आ रही है। लेकिन जिन बच्चों को कोरोना हो चुका है, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज, वो बच्चे अब एक पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से डॉक्टर के पास आ रहे हैं। हालांकि इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, और सबसे खूबी की बात यह है कि ये जो बीमारी है MIS जिसको हम बोलते हैं, अगर वो सही ढंग से सही समय पे पकड़ी गई तो उसका बहुत अच्छा इलाज होता है, और फॉर्चुनेटली उसके कारण बच्चे के जान को खतरा टाला जा सकता है। तीसरी बात, इन बच्चों में ये दूसरी लहर में सर्दी खांसी बुखार की जगह तो हुआ ही, लेकिन कई सारे बच्चों में पेट की शिकायत नजर आए, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी या दस्त होना, और ये इस किस्म के लक्षण ज्यादा बच्चों में नजर आए। तो इस तरह से पहले और दूसरे लहर में अंतर पाया जा सकता है। यस सर, तो जैसे आपने एक समराइज किया, आपने ये बोला कि दूसरी लहर में बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स थे, बस उनमें जो पोस्ट कोरोना के जो लक्षण थे MIS के, वो काफी सारे। अभी सर हम बात करेंगे, हम तीसरी लहर की तरफ जाते हैं। तो जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, हम अखबार में हर रोज पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली। क्या सर इसका कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक बेसिस है कि थर्ड वेव और तीसरी लहर सच में आने वाली है? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम आपसे हमसे हर रोज पेरेंट्स पूछते हैं, और उनको इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये दोनों सवालों पे मैं चाहता हूँ, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे सर? या डॉक्टर श्रीकांत, तीसरी लहर के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, एंड मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि डरिए मत, सतर्क रहिए, लेकिन डरिए मत, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक साइंटिफिक बेसिस का विचार करें तो ये जो पुरानी महामारी हमने पहले देखी है, जैसे फ्लू की महामारी आई थी 1918 साल में। कोई भी महामारी जब आती है तो ये लहरों में आती है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। और जैसे नया विषाणु कोई बीमारी का आता है तो हमें इम्यूनिटी नहीं होती, प्रतिकार शक्ति बिल्कुल नहीं होती, तो लोक संख्या इन्फेक्ट होने शुरू हो जाती है, फिर प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है। जैसे प्रतिकार शक्ति तैयार होती है, ये विषाणु इनफेक्टिव होता है, इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, और एक दूसरी तरफ से विषाणु अपना रूप बदलने शुरू करता है, म्यूटेट हो जाता है, और ये तो चालू रहता है। कई बार 1.5 साल 2 साल, ये जो 1918 में फ्लू की लहर महामारी आई थी, वो 2 से 3 साल तक ये चली थी। फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, जैसे प्रतिकार शक्ति तैयार होती है तो ये विषाणु इनफेक्टिव हो जाता है और विषाणु वातावरण में विलीन हो जाता है, और फिर एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जैसे कि बाकी वायरसेस वातावरण में है। तो उस अनुभव पे हम ये कह सकते हैं कि ये विषाणु भी आस्ते आस्ते लहरों के बाद ये शायद वातावरण में कम नॉर्मलाइज हो जाएगा। और आप बाकी विदेशों में की बात करें तो काफी विदेशों में तीसरी, हालांकि कुछ देशों में चौथी लहर की भी बात चल रही है। लेकिन एट दिस टाइम ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो होते हैं ना, ये विषाणु, कोरोना विषाणु आक्रमण करने के लिए ACE2 रिसेप्टर नाम के हमारे फेफड़ों में एक घटक होता है। ये ACE2 रिसेप्टर जिसमें जाके विषाणु आक्रमण करता है, उसकी संख्या बच्चों में कम होती है। तो फिर से कहूंगा कि बच्चों में बहुत संगीन बीमारी होने की शंका या पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और ये फिजियोलॉजी कुछ चेंज नहीं होने लगी, चाहे पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो बच्चे अगर संक्रमित हुए तो भी ज्यादा करके माइल्ड बीमारी के शिकार होंगे, नंबर 1।
नंबर 2, ऐसे कदापि नहीं होगा कि सिर्फ बच्चे बीमार होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, काफी बड़ों को ये इन्फेक्शन हो चुका है, वैक्सीनेशन दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। तो वैक्सीनेशन या नैसर्गिक बीमारी के कारण बड़े लोग तो प्रतिकार शक्ति निर्माण कर लेंगे, तो फिर वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए बचा कौन? तो बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं है। हालांकि बच्चे अभी इन्फेक्ट हो गए, फिर स्कूल खुलेगा, अनलॉक हो जाएगा, सब बाहर निकलेंगे और ये सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी बच्चों को पक्का संक्रमित करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े संक्रमित नहीं होंगे। और सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है हमें कि ज्यादा करके अभी तक ये पाया गया है कि बच्चों में इन्फेक्शन बड़े लाते हैं। तो हम बड़े अगर सतर्क रहे, हम SMS का इस्तेमाल करें, तो हम हमारे बच्चों का बचाव कर सकेंगे। लेकिन दूसरी भी बात ये ध्यान रखते हैं, जैसे बच्चों में माइल्ड बीमारी होती है, लेकिन बच्चे ये बीमारी बड़ों को फैला सकते हैं, वो क्षमता रखते हैं कि ये बीमारी को बड़ों को स्प्रेड करे। तो ये दो बात का ध्यान रखना है। तो तीसरी बात कहते हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर के आई, लेकिन ये सब अनुमान है, हमारे पिछले अनुभव के ऊपर निर्धारित अनुमान है। तो कहने का ये तात्पर्य रहेगा सर कि तीसरी वेव आएगी शायद से, और जैसे कि एक बीमारी का एक जो रहता है, जो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, वो आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, कहने का ये तात्पर्य हमारा रहेगा। ठीक है सर। मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा सर आपसे कि क्या हमारी जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलेंगे, क्या अभी भी, जैसे हमने देखा दूसरी लहर में कितनी, पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, हमको कितनी सारी चीजों का किल्लत देखना पड़ा। हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थे, काफी सारे दवाइयों की कमी हो गई थी हमारे पास। क्या अभी भी हमारा राज्य, हमारा जो देश है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तीसरी लहर को सहने के लिए सक्षम है? बिल्कुल सही फरमाया श्रीकांत आपने कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे उतना मजबूत नहीं रहा है, लेकिन हमारी लोक संख्या भी बहुत है, 130 करोड़ लोग हैं। और ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और सबने ये अब संगठित होकर ये निश्चय कर लिया कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र सरकार तक मैं बात करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक, जैसे ही तीसरे लहर की चर्चा शुरू हुई, वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने एक बच्चों का कृति दल संगठित कर लिया और उन्होंने ये जानकारी हासिल की पहले 1-2 मीटिंग में कि बच्चों में किस तरह की बीमारी होती है, क्या करना चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सक्षम है, अगर बच्चों में ये बीमारी आती है तो क्या कर सकते हैं। उस विषय में चर्चा करते हुए उस तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए। अभी बच्चों में ज्यादा करके 90-95% बच्चों में माइल्ड सौम्य किस्म की बीमारी आने वाली है। और ये बीमारी ज्यादा करके अगर सब डॉक्टर इकट्ठा होके एक प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो हम काफी हद तक इन बच्चों को घर में ही ट्रीट कर सकेंगे। और इसके बारे में जो कुछ प्रोटोकॉल या जो कुछ गाइडलाइंस बनाई है, उसका हम पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टरों के सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप अभी शुरू हो चुके हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि माइल्ड बीमारी को कैसे पहचानना है, बच्चे को किस तरह की टेस्ट करनी चाहिए, कब टेस्ट करनी चाहिए। मैं कोरोना की टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और फिर अगर माइल्ड बीमारी किस इसमें आती है, माइल्ड बीमारी की पहचान क्या है, वो हम डॉक्टर को सेंसिटाइज कर रहे हैं। और अगर आपने निदान कर लिया कि एक बच्चे को माइल्ड बीमारी है तो उसको घर में किस किस्म की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जिसे हम सुपरवाइज्ड होम केयर कहते हैं। उसमें ज्यादा करके वो बच्चों को लक्षण की, सिम्टम्स की ट्रीटमेंट दी जाती है। वो क्या होनी चाहिए, बच्चे का आहार, फिर बच्चे का विलगीकरण जो आइसोलेशन हम बोलते हैं घर में, किस तरह से होना चाहिए। और एक बात याद रखिए कि बड़ों और बच्चों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मानो बड़ों को बीमारी हुई, किसी बड़े इंसान को बीमारी होती है और उसे हम विलगीकरण के लिए आसानी से कोविड केयर सेंटर में भेज सकते हैं। बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चे के साथ उसकी माँ या कोई फैमिली मेंबर लगता है। तो ये बड़ी अलग किस्म की समस्या बच्चों में है, अलग किस्म के प्रश्न बच्चों में है। तो उस पर हमने चर्चा की है।
तो बच्चों को ये 90-95% बच्चों को घर में ट्रीटमेंट की जाएगी। और जो बच्चे में कोमॉर्बिडिटी हम जो बोलते हैं, जैसे बच्चे डायबिटिक बच्चा है कोई, या उसके गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, या हार्ट डिजीज है, इन बच्चों को ये माइल्ड किस्म की बीमारी भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इन बच्चों के लिए हमें प्रयोजन करना है कि कोई पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, सब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में व्यवस्था जारी करनी होगी, शुरू करनी होगी। और उस हिसाब से हमने, जैसे हम महाराष्ट्र का हेल्थ स्ट्रक्चर देखेंगे तो गांव में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, फिर ग्रामीण रुग्णालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, सिविल हॉस्पिटल होते हैं, और हमारे महाराष्ट्र में काफी मेडिकल कॉलेजेस भी है। तो इन सबके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नजर में रखते हुए हर तालुका प्लेस में, हर जिला में लोगों ने अभी एक रैपिड एक्शन कमेटी या टास्क फोर्स बनाने शुरू कर दी है। कलेक्टर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चर्चा शुरू हो चुकी है, और ऐसे आदेश दिए गए कि सब जगह पे पीडियाट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ी अपग्रेड की जाए। जहां तक इंटेंसिव केयर का सवाल है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आपने डॉक्टर वीके पॉल को सुना होगा। वीके पॉल ने बताया कि पूरे भारत में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर बेड की संख्या बहुत कम है। तो अब ओवरनाइट नए से पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाना इतनी आसान चीज नहीं है, बात नहीं है। तो हमने ये सजेस्ट किया कि जो एग्जिस्टिंग पीआईसीयू है उसको सक्षम किया जाए। जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं वहां पे वेंटिलेटर लगाओ, जहाँ पे पूरे बेड में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बेड निर्माण करो। और जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर श्रीकांत आप तो जानते हैं कि सिर्फ उपकरण और बेड से काम नहीं चलेगा। पीडियाट्रिक पेशेंट हैंडल करने के लिए इंटेंसिव्स की भी जरूरत पड़ने वाली। तो हमने कहा कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव को अपॉइंट किया जाए। सुदैव से हमारे महाराष्ट्र स्टेट में एसएनसीयू जो बोलते हैं, वो एसएनसीयू की मात्रा अच्छी है। तो आप तो न्यूनेटोलॉजिस्ट है, और आपको ये पूरी तरह से पता है कि अभी जैसे एमआईएस बड़े बच्चों में होता है, वैसे एमआईएस न्यूबॉर्न बेबीज में भी आने शुरू हो चुका है। तो इसके लिए भी अलग से हमें प्रयोजन करना होगा, और उस तरह से हमने सब तैयारी शुरू कर दी है। और इसमें बड़ा रोल प्राइवेट प्रैक्टिशनर का भी होने वाला है। खाली बाल रोग तज्ञ नहीं, खाली पीडियाट्रिशियन नहीं, फैमिली डॉक्टर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी फैमिली का। बच्चा फीवर आए तो तुरंत हम भागते हैं फैमिली डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर श्रीकांत, मैं बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अच्छी कल्पना, कॉन्सेप्ट जारी किया है कि माझा डॉक्टर, मराठीमध्ये आपण माझा डॉक्टर म्हणतो। तो माझा डॉक्टर म्हणजे माझा फॅमिली डॉक्टर। माझ्या मुलाला ताप आला तर मी पटकन धाव कुठे घेतो, तर माझ्या फॅमिली डॉक्टरांकडे जातो। आणि मग त्या फॅमिली डॉक्टरला आम्ही सेन्सिटाईज केलं की तुम्ही कोरोना कसा ओळखायचा, कोणाची टेस्ट करायची, कुठे घरच्या घरी ट्रीटमेंट करायला त्याला काय काय सल्ले द्यायचे, आणि त्या पालकाला मॉनिटर कसं करायचंय त्या मुलाला। आणि रेड फ्लॅग साईन त्यांना आम्ही एक चार्ट बनवून देणार आहोत। हे रेड फ्लॅग साईन दिसले तर ताबडतोब पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटलला घेऊन जायचंय। आणि याच्यात आता प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन असतो, आणि घरी मॉनिटर करताना मोबाईल फोनवर तो डॉक्टरांना रिपोर्ट करू शकतो। आणि इतकी मोठी लोकसंख्या, आणि महाराष्ट्र राज्याची पण लोकसंख्या खूप आहे, तर आम्ही दुसरं एक सजेशन दिलंय कि आपले जे आंगनवाड़ी वर्कर असतात किंवा आशा वर्कर, इनको हम ट्रेन करना चाहते हैं ताकि वो इन पालक को मदद कर सकेंगे मॉनिटर करने के लिए, और कोई भी रेड फ्लैग दिखता है तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल भेज सकेंगे। तो इस डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, और ये बड़ी अच्छी और बात है कि सरकार भी काफी सेंसिटिव है उस तरफ, एंड उस दिशा में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ने जो सजेशन दिए उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है सर, तो कहने का ये मतलब रहेगा कि हम जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको बेस लाइन से ऊपर तक हमको कैसे उसको ठीक करना है, कैसे बेस लाइन वर्कर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हमको सेंसिटाइज करना है, कैसे हमको अपने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी काफी सारे हमारे यहाँ जो साथी हैं वो नॉन मेडिको हैं, उनके भी बच्चे हैं घर में। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या क्या लक्षण हम देखते हैं, अगर उनको कोरोना के कुछ सिम्टम्स है तो क्या क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी दूसरे प्रकार के सिम्टम्स आजकल कोरोना में। पहले क्या आता था सर, सिर्फ बुखार आता था, सर्दी खांसी आती थी, लेकिन फिर दूसरी नए सिम्टम्स भी ऐड हो चुके हैं। आप उस बारे में कुछ बताएंगे सर? देखो, ये यहाँ पे बहुत मेडिको एंड नॉन मेडिको जो सदस्य आज प्लॅटफॉर्म पे है और जो हमें सुन रहे हैं, उनको मैं एक बताना चाहूंगा कि पहिली गोष्ट म्हणजे मुलाला कोरोना मोठ्यांकडनं होतो, तो ज्यादा करके बड़ों से कोरोना आता है। तो हमें हमारा संरक्षण करना है, तो अपने आप बच्चों का संरक्षण, नंबर 1। नंबर 2,
ये कोरोना के लक्षण जो बच्चों में आते हैं वो बुखार, सर्दी खांसी, गला पकड़ना या कुछ सिर में दर्द होना, और जैसे मैंने पहले फरमाया काफी बच्चों में उल्टी और दस्त के लक्षण नजर आते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरह से जानते हो, आपको ये भी पता है कि इस किस्म के लक्षण बाकी सामान्य बीमारी में भी नजर आते हैं, जैसे फ्लू की बीमारी, फ्लू जैसी बीमारी, जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, और अब बारिश शुरू होने वाली है तो इस मौसम में बच्चों में जो आम बीमारी होती है उसके भी लक्षण सिमिलर होते हैं। तो कई बार ये बताना मुश्किल होता है डॉक्टरों को भी कि ये कोरोना बाधित है या कोई अन्य बीमारी का शिकार है बच्चा। तो उसके लिए एक ही उसका उपाय होता है कि टेस्ट करना। और समूह मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं टेस्ट करने के लिए तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए और टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट से डरिए मत। ये टेस्ट करने के कारण हमें आगे इलाज में बहुत सहायता होती है। किस बच्चे को, अगर मानो बच्चे को कोरोना है तो उसका विलगीकरण करना, उसका मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर ध्यान रखना अगर वो बच्चा और किसी को बीमारी नहीं फैलाए। और कई फैमिलीज में आज एक कॉमन टॉयलेट होता है, घर में बूढ़े नाना नानी या दादा दादी होते हैं, तो बच्चा भले इस बीमारी से गहरी बीमारी से बीमार नहीं होगा लेकिन उससे बड़ों को खतरा होने के चांसेस है। अगर हम टेस्ट करें तो ये सब हम अच्छी तरह से बता पाएंगे उनको। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक लक्षण का सवाल है, हमें ये भी याद रखना है कि ये तो एक्यूट कोविड के लक्षण हुए। कोविड के बाद जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है उस बीमारी के लक्षण पे भी हमें ध्यान रखना है। इन बच्चों में क्या होता है, 3-4 दिन का बुखार आता है, वो बुखार टूटता नहीं है, बच्चों के शरीर पे लाल दाग शुरू हो जाते हैं, कोई रैश आ जाता है, जैसे पित्त हम कहते, आपण पित्त म्हणतो ना तर गांधी येतात तसं यायला लागतं कार्तिकेरिया जे आम्ही मेडिकल टर्म म्हणतो। बरेच मुलांचे डोळे लाल दिसतात, आंखें लाल हो जाती है, ओठ लाल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं, अचानक उनको दस्त होता है बहुत सारा और एकदम ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। मेडिकल टर्म में हम उसे शॉक कहते हैं, और ये बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। होता क्या, इन बच्चों में अंदरूनी ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमारी जो प्रतिकार शक्ति है वो जिस हद तक काम करनी चाहिए उसके आगे भी अनकंट्रोल वे में, डिसरेगुलेटेड वे में काम करती है और हमारे शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण ये होती है, इस पे भी हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना चाहिए। लेकिन डरिए मत, ये अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपके बच्चों को सही वक्त पर और सही सलाह लेने के लिए आपको पक्की जरूर मदद होगी। डेफिनेटली सर। मैं अभी जैसे हम देखते हैं हमारे काफी सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं क्या हमको सारे बच्चों को एडमिट करना चाहिए जिनको कोरोना के लक्षण है, या हम कौन कौन से बच्चों को हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए? ये वरना जब भी कोरोना के लक्षण आते हैं या कोरोना पॉजिटिव आते हैं हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी घबरा जाते हैं। हमको फोन आएगा रात मिडिल ऑफ द नाइट में, कभी कभी फोन आता है कि एडमिट कर लेते हैं, हमको बताते हैं। हम कौन कौन से बच्चों को हमको सच में हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, किनको हमको घर में रखना चाहिए? बस एक ओवरव्यू जो है आप बताइए कैसा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने बताया कि 90-95% बच्चों को या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हो गए या माइल्ड हो गए, तो उनको एडमिट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे के बारे में हमारे पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो डर जाते हैं और इंसिस्ट करके एडमिट कर लो। आपको याद होगा कि डेंगू का जब आउटब्रेक आता है तो कई बार डेंगू प्लेटलेट काउंट कम होते, हर बच्चा एडमिट, पेरेंट इंसिस्ट करते हैं बच्चे को एडमिट कर लो, और उसमें क्या होता है पूरी हेल्थ सर्विस व्यवस्था ऑक्यूपाई हो जाती है, बेड भरे जाते हैं, और जिनको एक्चुअली डिजर्विंग एडमिशन की जरूरत है उनके लिए बेड नहीं बचते। तो ये नहीं होना चाहिए कि हर बच्चे को एडमिट करना चाहिए। 90-95% बच्चों को घर में मैनेज कर सकते हैं। तो ये बच्चे की पहचान कैसी होती है? जैसे कोविड के लक्षण होते हैं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव हुई तो भी हम उसे प्रोबेबल कोविड कह सकते हैं। जिनमें निमोनिया के लक्षण नहीं होते, जैसे सांस तेजी से चलना, जिनको उनका होश बराबर होता है, कुछ बच्चों को बाकी और कोई लक्षण नहीं हो और जिसको दस्त के मारे डिहाइड्रेशन नहीं हो, तो ये जो ग्रुप है उसको माइल्ड कहा जा सकता है, उनको घर पे मॉनिटर करके इलाज किया जाता है। दूसरा ग्रुप आता है मॉडरेट डिजीज। मॉडरेट डिजीज में क्या होता है, ये जो कोरोना बाधित बच्चे जिनको कोमॉर्बिडिटी, बाकी बीमारी होती है,
जैसे लंबे अरसे की बीमारी, डायबिटीज, जैसे मैंने बताया शरीर के अलग अलग पार्ट्स की बीमारी, हार्ट, किडनी, लंग, वो बीमारी है। जिनकी प्रतिकार शक्ति की बीमारी, जिन बच्चों को जिनकी प्रतिकार शक्ति कमजोर है, इन बच्चों को अगर कोरोना हुआ तो चांसेस ज्यादा है कि शायद इन बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। ये मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। और कुछ बच्चों को उसके छाती में बड़ों जैसा निमोनिया पकड़ने की शुरुआत हो जाती है, तो इन बच्चों को मॉडरेट कैटेगरी में करके एडमिट किया जाता है, लेकिन इन बच्चों का ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होता है। ये मॉडरेट बच्चों को ज्यादा करके हॉस्पिटल में एडमिट करके भी सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दी जाती है, सलाइन देना। यहाँ इन बच्चों को जैसे रेमडेसिविर या बड़ी बड़ी दवा का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, इनमें से कुछ बच्चे, गिने चुने बच्चों की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, उनका मुझे हाइपॉक्सिया जो हम बोलते हैं, तो उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है। और ये डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि आगे कुछ स्टीरॉइड वॉइड देने की जरूरत है इन बच्चों में। और तीसरी जो कैटेगरी है, वो तीसरी कैटेगरी है बहुत सीवियर बीमारी। जैसे बड़ों में आपने सुना होगा कि कोरोना हो गया, तीसरे चौथे दिन ऑक्सीजन सैचुरेशन 70-80 हो गया और इंसान को एडमिट करना पड़ा, फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। ये जो एक्यूट निमोनिया जो बोलते हैं, वो बच्चों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं होता। कुछ बच्चों में ये खतरनाक निमोनिया जैसी बीमारी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो उनको हम इंटेंसिव केयर में एडमिट करते हैं इन बच्चों को। और चौथा जो ग्रुप है, वो जो मैंने बताया मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें या तो बच्चों को कोविड हो चुका होता है पहले, या उनके फैमिली में किसी को कोविड हो चुका होता है, और जो मैंने लक्षण बताए वो नजर आते हैं। बच्चे के हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, या बच्चे के किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और लाल लाल हो जाता है बच्चा, वो आंख लाल हो जाते हैं। इन बच्चों को एडमिट करके फिर इलाज किया जाता है। तो ऐसे 4 ग्रुप में बच्चों की बीमारी हम ये कर सकते हैं। उसमें से ज्यादा करके माइल्ड बच्चे तो उनको एडमिट मत कीजिए, घबराइए मत। आप इसकी अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लीजिए अपने डॉक्टर से। आज बड़ी तादाद पर सब डॉक्टर का सेंसिटाइजेशन चल रहा है पूरे देश में, मैं कहूँगा। और आप एज पेरेंट्स आपने भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इसको समराइज करें, तात्पर्य ये है कि सारे बच्चों को हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काफी बीमार हैं, जिनको एक्यूट कोविड निमोनिया है या MIC के केसेस होते हैं, हम उन्हीं को एडमिट करेंगे। सर, मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। आज हम इनफैक्ट आज ही ये जो पैम्पलेट्स पढ़े हैं, ऑनलाइन मीडिया पे पढ़े हैं, ये फ्लू वैक्सीन के बारे में। अभी कई सारे पेरेंट्स के जो हमारी टास्क फोर्स, जो महाराष्ट्र सरकार की, जो आप लोग की जो टास्क फोर्स ने, उन्होंने रिकमेंड किया, अगले दिन पेपर में आया कि हमको फ्लू का वैक्सीन देना चाहिए सारे बच्चों को। अभी ये जो हमारे अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता है शायद कि जो फ्लू वैक्सीन हम देंगे, इससे कोरोना को हम मात दे सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बारे में आप, क्योंकि आपने इतने नजदीकी से, आपकी जो महाराष्ट्र सरकार की जो आप लोग की टास्क फोर्स ने, उन्होंने ये रिकमेंड किया, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, कि क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात हुई कि ये तुमने विषय उठाया है। सबसे पहले बात तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय जाहिर नहीं किया कि हर बच्चे को फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये उस श्री उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ जो हमारी चर्चा हुई, जो मार्गदर्शन पर चर्चा थी, उसमें हमने ये डिस्कशन किया कि फ्लू एक जो बीमारी है वो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है। नंबर 1, फ्लू के लक्षण और कोविड के लक्षण बराबर के होते हैं, और बारिश शुरू होने वाली है, तो ये बच्चे को अगर फ्लू जैसे लक्षण आए तो हर बच्चे की टेस्ट तो करनी पड़ेगी कोविड है या नहीं जानने के लिए। तो उसमें से फ्लू वैक्सीन के बारे में चर्चा शुरू हुई, और हमारे 1-2 सदस्य ने कहा कि अगर पहले ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना लोडेड है, उस पर इतना दबाव है, तो उसमें और अगर हम फ्लू के ये जो इंसान, अगर फ्लू बाधित बच्चा, अगर उसको भी एडमिट करने की नौबत आई, तो पहले जो इतना प्रेशर है हेल्थ सिस्टम पे, वो और थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसलिए हमने इस बात पे चर्चा की। अब रहा सवाल, तो कोविड टास्क फोर्स ने ऐसे कोई उन्हें चर्चा किए ना, सरकार ने ना कोविड पीरियडिक कोविड टास्क ने कहा कि हर बच्चे को फ्लू की लस लगवानी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नंबर 1, अब जहां फ्लू का हम विचार करते हैं, तो फ्लू भी एक वायरल बीमारी होती है। ये कई सालों से फ्लू का वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। हमारे सरकार के प्रायोरिटीज अलग है,
ताकि बराबर है वो कि हमारे यहाँ पोलियो और कुपोषण और कई कई बीमारी जो हमारी प्रायोरिटी है। तो फ्लू वैक्सीन अभी सरकार के प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सुरक्षित वैक्सीन मार्केट में मिलता है। और हमारे जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनका मानना ये है, और उनका ये मानना बिल्कुल सही है, कि छोटे बच्चों में 6 महीने से 5-6 साल की उम्र तक के बच्चों में अगर फ्लू होता है तो ये बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ बच्चों को निमोनिया पकड़ लेता है, कुछ बच्चों को एडमिट करना पड़ता है, और स्पेशली जैसे कोरोना के साथ अगर किसी बच्चों को कोमॉर्बिडिटी हो तो उनमें फ्लू भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस कारण इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ये हमें सिफारिश की है कि 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच के बच्चों को फ्लू वैक्सीन देना उचित होगा। ये सरकारी प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। ये सुरक्षित वैक्सीन है। तो ये आईएपी ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने कई सालों से कहा है कि ये देना चाहिए। अभी बारिश ज्यादा करके फ्लू बारिश के मौसम में दिखाई देता है, तो बारिश शुरू होने के पहले ये जो अप्रैल मंथ में जो फ्लू की वैक्सीन मार्केट में आती है वो लगवा लेनी चाहिए। साल में 2 बार फ्लू की वैक्सीन आती है, एक अप्रैल में आती है और एक अक्टूबर में आती है। विदेशों में जहां पे विंटर मंथ्स में फ्लू होता है, उनके लिए अक्टूबर की लस या वैक्सीन सही होती है। लेकिन इंडिया में ज्यादा करके पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर या हिमाचल, वहां पे विंटर में फ्लू ज्यादा दिखाई देता है। बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में मानसून में फ्लू दिखाई देता है। तो अप्रैल में जो वैक्सीन आता है वो वैक्सीन उचित रहता है, और हर साल ये फ्रेश वैक्सीन आता है, और एक बार अगर लगाते हैं तो हर साल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये इसकी इम्यूनिटी जिंदगी भर प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो हर साल वैक्सीन लगवाना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि फ्लू वैक्सीन लगाएंगे तो एटलीस्ट फ्लू नहीं होगा बच्चों को। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा, फ्लू और कोविड ये अलग अलग वायरस से होने वाली बीमारी है। फ्लू वायरस के वैक्सीन से कोविड से आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि फ्लू वैक्सीन दे दिया तो अभी कोविड नहीं होना है, मास्क पहनना बंद कर दो, गर्दी में चले जाओ, वैसे नहीं। लेकिन फ्लू वैक्सीन देने से हम फ्लू की बीमारी की संख्या कम कर सकते हैं। कहना ये होगा सर कि देना अच्छा होगा बच्चों में देना फ्लू अच्छा का वैक्सीन, क्योंकि हम कोविड से नहीं, काफी स्वाइन फ्लू की बीमारी भी शायद उसका भी आउटब्रेक हो सकता है, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वहां के जो कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, तो मुझे पूछना है कि हमारी जो नई मुंबई के लिए, जैसे कि हम क्या प्लान है टास्क फोर्स का, कि हम मतलब कि बेड्स की संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कि बच्चों की बेड संख्या काफी कम है, जहां तक मेरे को पता है। जैसे मैं काम करता हूँ दिन, तो न्यू बॉम्बे में या नई मुंबई में सिर्फ शायद 2 या 3 पीआईसीयू सेंटर्स हैं। पहला चीज, दूसरा चीज बेड्स की हमारी कितनी किल्लत है, तो उस बारे में आप लोग का क्या डिस्कशन हो रहा है कमिश्नर के साथ, और उसके क्या हमारी पॉलिसीज हैं? देखो, नवी मुंबई की लोक संख्या 15 लाख है करीबन, उसमें से 4-5 लाख बच्चे पकड़ लो 18 साल के नीचे की उम्र के। तो हमने ये सजेस्ट किया कि नवी मुंबई कॉर्पोरेशन बाकी कॉर्पोरेशन के कंपैरिजन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी तरह से फैला हुआ है। हमारे यहाँ 23 यूएचपी अर्बन हेल्थ पोस्ट है। तो हमने कहा इस अर्बन हेल्थ पोस्ट में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अभी भी ये उपलब्धि है। तो इस सेंटर के सब डॉक्टर को हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया कि कोविड कैसे पहचानना चाहिए बच्चे में, किसकी टेस्ट करनी चाहिए। सो सुबह 9 से 4 बजे तक इस सेंटर में उस इलाके के बच्चे जाके बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने भी फरमाया कि प्राइवेट डॉक्टर का रोल बहुत बड़ा है। फैमिली डॉक्टर पूरे में अलग अलग हिस्से में फैले हुए प्राइवेट फैमिली प्रैक्टिशनर, प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस, उनके लिए भी वर्कशॉप लिया गया कि उनको कोविड कैसे पहचानना और माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैसे उसको ये करना है। जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमारा एक एफआरयू हॉस्पिटल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेक्टर 10 में वाशी में, उसको फिलहाल नॉन कोविड बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा कि उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। हालांकि नॉन कोविड पीआईसीयू हमारे पास आज नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो कमिश्नर साहब से हमने कहा कि एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाना चाहिए वहां पे, जो उन्होंने एग्री किया है। और हमारे यहाँ 5 माता बाल रुग्णालय एमसीएच जो बोलते हैं, आयरोली, नेरुल, तुर्बे, बेलापुर और 5वां कहाँ पे, तुर्बे। तो ये 5 जो सेंटर्स है
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, वहां पे उसमें से नेरुल और आयरुल में एक पीडियाट्रिक कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। वहां पे हमने कहा कि इस पॉपुलेशन में 100 बेड की उपलब्धि करनी चाहिए, तो 100 पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटल बेड बनेंगे, प्लस पीआईसीयू बनाया जाएगा ये नेरुल के हॉस्पिटल में। और हमने जो एमआईएस पेशेंट के लिए या तो एफआरओ में ट्रीट किया जा सकता है या फिर नेरुल में एक हाई डिपेंडेंस यूनिट बनाने की सिफारिश की है। बेलापुर के एमसीएच में, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में एनआईसीयू ऑलरेडी है, तो उसको अच्छी तरह से गठित करते हुए एमआईएस ये न्यूबॉर्न बेबीज के लिए वहां पे व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हमें हमारे यहाँ 2 मेडिकल कॉलेजेस है, डॉक्टर डीवाई पाटिल एंड तेरणा मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई जुरिस्डिक्शन में, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, रिलायंस हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है। यहाँ पे पीआईसीयू है और वापस वहाँ पे पीडियाट्रिक बेड की भी व्यवस्था है। श्रीकांत, आपको पता है कि हम अपोलो हॉस्पिटल में गए, साल भर कोविड के बीमारी का इलाज कर रहे हैं बच्चों के भी, और अच्छी तरह से इलाज हो रहा है। और इसके लेकिन फिर से मुद्दा एक उपस्थित होता है कि ओवरनाइट हम बेड तो खरीद लेंगे, जगह तो बना लेंगे, वेंटिलेटर भी खरीद लेंगे, लेकिन मैन पावर, जो ट्रेन स्टाफ नर्सेस लगते हैं और पीडियाट्रिशियन लगते हैं, उनको हमें सर्विस में दाखिल कर लेना होगा। और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो नवी मुंबई चैप्टर है, नवी मुंबई ब्रांच है, उसके कुछ 150-200 सदस्य है। हमने कमिश्नर साहब को उनकी तरफ से आश्वासन दिया कि हम हो सके उतने उनको सहकार्य देंगे, मदद करेंगे, और रोटेशन में हम ड्यूटी भी करने के लिए तैयार है। तो और वो इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिक्स में स्पेशलिस्ट की संख्या बढ़ाना चाहते हैं कमिश्नर साहब भी। तो ये अच्छी बात है कि ये चर्चा तो हो रही है। भगवान करे हमें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़े और 95% बच्चे घर के घर इलाज हो सके, और सबसे बड़े तो बात ये होगी कि तीसरी लहर आए ही नहीं। ठीक है सर। मेरा कहने मतलब तात्पर्य यही रहेगा सर कि जैसे टास्क फोर्स, जैसे हमारी सरकार जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है तीनों पार्टी की, काफी अच्छा, मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगता है काफी ट्रांसपेरेंट रही है कोविड केसेस के बारे में, और काफी मेहनत की है। प्लस टास्क फोर्स का गठन, जैसे कि 3 महीने पहले ही आप लोग की जो अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स जो गठन किया है, मुझे लगता है सर हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसे ही सेपरेट टास्क फोर्स जो बच्चों के लिए ये बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बच्चों की बीमारी और बड़ों की बीमारी ये काफी दूसरी होती है, काफी डिफरेंट होती है, और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। मैं सर लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करना चाहूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं लास्ट एक जो हम डिस्कशन करेंगे, बड़ों के लिए सर कोविड का टीकाकरण ऑलरेडी आ गया है। पहले काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी जिस तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल का जो मेल जोल है, उसके कारण टीकाकरण की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। क्या बच्चों के बारे में, हमारे जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, इनके बारे में कोई टीका, सेम कोरोना का टीकाकरण कुछ ऐसे पाइपलाइन में है, कुछ उसका ये है आपके पास कि कुछ ऐसे आने वाला है? बिल्कुल सही फरमाया श्रीकांत के बड़ों के टीकाकरण का अच्छी तरह से अब ये हो रहा है, अपटेक हो रहा है। 2 टीके हमें भारत में उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। एक तीसरा स्पुतनिक टीका जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों में जो कोविशील्ड है, उसका बच्चों में ट्रायल जो शुरू हुआ था वो बंद कर दिया है, हमारे यहाँ ही नहीं बाहर भी। और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, उसको 12 साल के ऊपर के बच्चों को यूज करने के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल चुका है। लेकिन 12 साल से नीचे बच्चों में, 2 से 12 साल तक उनकी ट्रायल अभी चालू हुई है, उसके रिजल्ट आने को थोड़ा टाइम लगेगा। अब सवाल यह है कि बच्चों को ये टीका देना चाहिए क्या भी? तो आपने देखा हो कि कोरोना के शिकार बड़े ज्यादा होते हैं, बड़े आयु के लोग। तो जैसे हमने शुरू किया कि 60 साल के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, और फिर 45 से 60, और अभी 18 से 45 हमारी बहुत बड़ी लोक संख्या है। तो सही ढंग से ये स्टेपवाइज मैनर में टीकाकरण शुरू हो चुका है। लेकिन बच्चों को भी टीका देना जरूरी है। तो इस टीकाकरण का विषय निकला, तो मैं ये जरूर दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कोविड का टीका की बीमारी के टीके है वो लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हम पोलियो इराडिकेशन बहुत क्रूशियल स्टेज में है, तो बच्चों को पोलियो, बाकी जो पेंटावलेंट वैक्सीन जो लगते हैं सरकारी अस्पताल में, वो खसरे का इंजेक्शन MR जो है, वो
अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन के कारण कई बच्चे टीका नहीं ले पाए। तो हमें सबसे पहले तो इन बच्चों को ये जो कैचअप टीका वैक्सीनेशन हम बोलते हैं, तो सबका टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इतने सालों से जो ये इन्फेक्शन पे हमने कंट्रोल पाया है टीकाकरण से, उसमें हम काफी लॉस में चले जाएंगे। तो सब बच्चों को टीकाकरण, बाकी टीकाकरण जरूरी है। और जब कोविड का टीका आएगा तब पक्का बच्चों में भी टीका दिया जाएगा। लेकिन फिर से दोहराऊंगा कि अभी एज एलिजिबल जो कोई लोग है, उन्होंने सब लोगों ने टीका लगवा लेना जरूरी है। अभी आस्ते आस्ते टीका का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो रही है, तो सब लोगों ने टीका लगवाना चाहिए। और जब बच्चों का टीका आएगा, मेरे ख्याल से दिसंबर के पहले बच्चों में टीका लगना शुरू होगा नहीं। और दूसरी बात, टीका लगने के बाद भी, टीका लगवा लिया मतलब हमें फ्री घूमने का पासपोर्ट मिल गया, ऐसे अमृत तो नहीं मिल गया। अमृत तो नहीं है। आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करना है, और ये शायद और साल भर तो हमें करना पड़ेगा। यस, तो मतलब समराइज करूंगा तो कहने का ये मतलब है कि बच्चों का जो कोविड का जो टीकाकरण है वो अभी भी रिसर्च में है, पाइपलाइन में, प्रोबेबली दिसंबर तक आएगा। लेकिन जो बाकी टीका जो है, जो नॉर्मल, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, मतलब अभिभावक डर जाते हैं कि बाहर निकलेंगे, पर उनको बाकी जो उनका टीका है बच्चों का, वो उनको कंप्लीट करना चाहिए सर, डेफिनेटली। सर काफी सारे, तो मैं बस यही चीजें जो अभी हमने जब सब डिस्कस किया, मैं एक बार समराइज कर लूंगा सर, कि जो तीसरी लहर की हमने बात की, तीसरी लहर जैसे हर एक बीमारी का एक ये रहता है, पैथोलॉजी जब हम बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे, तो तीसरी लहर आएगी प्रॉब्ली, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों में ज्यादा इफेक्ट होगा, अडल्ट में इसका कुछ हमको ये नहीं है कि बच्चों में ज्यादा इफेक्ट होगा। जो भी हमारे SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये हमको कंटिन्यू करना है। और सारे बच्चों को हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत है, वो जरूरी नहीं, बच्चे घर पे भी मैनेज हो सकते हैं। तो अक्षय, आई थिंक सर ने काफी सारे हमारे जो डाउट्स है, हमारे सारे जो मेंबर्स यहाँ पर है AIPC के, काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। एंड आई थिंक जो हमारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन है वो एक लेना चालू कर देते हैं। दो सवाल आए हैं अब तक, तो मैं क्विकली आई थिंक 4 है अक्षय। एक सेकंड, एक किसी ने हैंड वेव भी किया है। अच्छा, मैं पहले ज़ारा का सवाल ले लेते हैं। वो पहले था कि शी इज आस्किंग बाय व्हेन विल वी नो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड ऑन हेल्थ इन माइल्ड केसेस इफ देयर आर एनी। इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? जहां तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एडल्ट्स में, बड़ों में तो एक एक जैसे ये बीमारी पुरानी होते जाती है वैसे एक एक उसके लक्षण नजर आने लगे। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, फटिगेबिलिटी, या आगे चल के थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को लकवा हो गया, या लंग फाइब्रोसिस हो गया, ये बीमारी आस्ते आस्ते ध्यान में आ गई। फॉर्चुनेटली बच्चों में अभी लंबे अरसे के कोई सिक्वेल अभी तक तो नजर नहीं आए सिग्निफिकेंट। लेकिन जैसे हम ये बीमारी से सफर होंगे, जैसे हम ये बीमारी पूर्ण होगी, वैसे नजर में आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि माइल्ड बीमारी के बाद बच्चों को लंबे अरसे तक कोई उसके सिक्वेल हो गए ऐसे नजर तो नहीं आ रहा है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ओके ओके ओके। इसके आगे एक सपना झा जी का सवाल है, कैन अ पर्सन अप्लाई, ये इन मेरे ख्याल से थोड़ा वैक्सीनेशन से संबंधित है, कैन अ पर्सन अप्लाई द फर्स्ट डोज ऑफ वन वैक्सीन एंड सेकंड ऑफ अदर एज देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ? तो इसके भी बारे में चर्चा होती रही है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अक्षय जी। लेकिन कैसे है, सी टेक्निकली एंड थ्योरेटिकली यस, वैक्सीन इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन उसकी स्टडी एविडेंस के लिए स्टडी करनी पड़ती है। और वो स्टडी अभी विदेशों में 1-2 वैक्सीन के मामले में हुई है। तो वहां पे ऐसे पाया गया कि जैसे बाहर फाइजर का वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन लगवा दिया, mRNA वैक्सीन, उसके बाद कोविशील्ड लगवा दिया, तो थोड़ी बहुत मात्रा में साइड इफेक्ट जैसे फीवर या पेन में ज्यादा नजर आए, लेकिन वो सेफ रहे वैक्सीन। वैसी स्टडी एविडेंस इंडिया में अभी तक नहीं है। तो इंडिया की पॉलिसी भी ऐसी है अभी तक कि जो वैक्सीन पहले लगवाए वही दूसरा लगवाना चाहिए। हालांकि उसका डिस्टेंस बढ़ाया गया है कोविशील्ड के 2 डोज का, पहले हमने 4 हफ्ता का, फिर 6 हफ्ता का, और अभी 84 डेज कर दिया है। और दूसरी बात, कोवैक्सीन के लिए हमने इंटरवल 4 to 6 वीक्स रखा है।
तो यहाँ पे अभी तक हमने ऐसे रिकमेंड नहीं किया कि कोई भी लगवा लो, पहले ये लगवा लिया, दूसरा वो लगवा लिया, अभी तक उस स्टेज पे हम आए नहीं है। तो ये उचित रहेगा कि हमारे जो लोकल गाइडलाइंस है वो फॉलो किए जाए। हाँ, हमें हालांकि हमने एक अच्छी बात की है कि पहले हमने बड़े स्ट्रिक्ट थे कि जो स्तनपान करती है ऐसे महिला ने नहीं लेना चाहिए, जो माँ बच्चे का दूध पिलाती है उस लेडी को हम रिफ्यूज करते थे, वो बंद हो चुका है। अभी हर इंसान ले सकता है। और हमने कहा था कि प्रेग्नेंट विमेन ने लेना नहीं चाहिए, पहले कहा था। तो आज हम ये कहते कि प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के हो सके तो अवॉइड कीजिए। तो उसी को जोड़कर एक सवाल देखा जा सकता है। भावना अहिरवार जी है, उन्होंने लिखा है कि कैन आई हैव माय डॉटर हु विल टर्न 3 in August play with other kids in an open playground in a group of say 3-4 kids, जो एक छोटे ग्रुप की आजकल बात होती है। अगर आप आज की बात करोगे तो नहीं, अभी रुकना उसी है। के साथ सर उन्होंने बाद में भावना ने ये भी लिखा हुआ है, शी रिफ्यूजेस टू वेयर अ मास्क, अदर किड्स डू वेयर इट दो। ओके, ये पहली बात तो 2 साल के नीचे बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। और इसमें जब खेलने जाते तभी हम जब फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो इतने छोटे बच्चों को मास्क पहन के उनके एयरवेज एज सच नैरो होते हैं। तो सब संगठनों का मानना यह है कि 2 साल के नीचे के बच्चों ने मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आज की स्थिति देखो तो आज की स्थिति में आप थोड़ा रुकिए, अभी बच्चों को नीचे खेलने मत छोड़िए, क्राउडेड बच्चों के साथ मत भेजिए। ये मेरा पक्का आत्मविश्वास है कि 1 महीने भर में स्थिति और थोड़ी सुधर जाएगी, तब बच्चे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन फिर से दोहराऊंगा कि हैंड सैनिटाइजेशन एंड वेरेवर पॉसिबल मास्क वेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। एंड बड़ों ने तो टीकाकरण जहां जहां उपलब्ध है वहां पे लगवा लेना चाहिए। तो डॉक्टर केन आचार्य पूछ रहे हैं, आर चिल्ड्रन ऑल्सो प्रोन टू म्यूकोरमाइकोसिस, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, म्यूकोरमाइकोसिस बड़ों में जिस प्रमाण में दिखाई देता है वैसे, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, एक हाथ दूसरे केसेस आए हैं, लेकिन ये खतरा कम है। क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पहली बात तो प्रतिकार शक्ति लंबे अरसे तक दबी हुई रहनी चाहिए। वो क्यों होती है कि बड़ों में डायबिटीज बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बड़ों में स्टीरॉइड, ये बीमारी के कारण स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो स्टीरॉइड्स देंगे तो भी प्रतिकार शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। और फिर बाकी कई किस्म के फैक्टर्स है जो मतलब म्यूकोरमाइकोसिस के लिए कॉज है, वो बच्चों में अभी दिखाई नहीं दिए है। म्यूकोरमाइकोसिस का वैसे ज्यादा करके बच्चों में कोई चिंताजनक बात नहीं लग रही है। ओके, तो इसके साथ मेरा एक सवाल है जो मैंने चैट में नहीं लिखा, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है। हाँ, ओके। इन्होंने शायद हैंड वेव किया था। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट डोज Redmi 8, नाम सॉरी मुझे नाम नहीं पता आपका। उनका नाम लीजू है, उन्होंने लिखा है। अच्छा, लीजू, ओके लीजू पॉल, सॉरी। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड, हाउ डू वी कंफर्म दैट द वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव? इज देयर एनी टेस्ट फॉर दैट? ये और एक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, वैक्सीनेशन जब लगता है, कोविड ही नहीं कोई भी वैक्सीन लगता है, तो हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक एंटीबॉडी होता है और एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जो मेजर किया जाता है वो एंटीबॉडी हम मेजर कर सकते हैं। और आज कोविड वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी मेजरमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, जो एंटीबॉडी होती है कई लेबोरेटरी में की जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप ये क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि अभी हमें भी पता नहीं है कि ये एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है मतलब आपकी प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा है, या एंटीबॉडी खत्म हो गई तो आपकी प्रतिकार शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि तो टी सेल इम्यूनिटी हम मेजर नहीं कर पाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो ट्रायल्स और जितने लोगों को आज तक वैक्सीन दिए गए उसमें ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि वैक्सीन सुरक्षित है, एक वैक्सीन प्रभावी भी है। और आप ये एंटीबॉडी जान के उस पे से कोई नया निष्कर्ष या अनुमान नहीं कर पाओगे। तो सबसे उचित रहेगा कि एंटीबॉडी करने के झमेले में मत पड़िए, वैक्सीन ले लीजिए और SMS जारी रखिए। ये SMS बहुत अच्छा कीवर्ड है सबको याद रखने के लिए। दैट आई लाइक रियली वेरी मच। इसमें मेरा एक सवाल था, वो थोड़ा रह गया। वो ये है कि एक पिछले साल से व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि
इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत लोगों के इफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और इनकम का बहुत लॉस हुआ है। उसका स्ट्रेट इफेक्ट ये नजर आता है कि जो पेरेंट्स है इन जनरल फैमिलीज, स्पेशली जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड के हैं, उनके डाइट पे और न्यूट्रिशन पे बहुत असर हुआ है। एंड उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग माल नरिश्ड, एंड वो वल्नरेबल हो सकते हैं, एंड उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है शायद इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल अदा करेगा इसमें, और ये जो आइडियली क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए इस सिचुएशन में राइट नाउ, स्पेशली दिस ईयर, ये क्या कहें? थैंक यू सो मच अक्षय, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, कोरोना के लिए नहीं, बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो न्यूट्रिशन आप अगर देखेंगे, नए पैदा हुए बच्चे को तो सबसे पहले तो माँ का दूध मिलना चाहिए, भले माँ को कोविड हुआ हो। देखो, कोविड हुए माँ को अगर अदरवाइज उसको सीवियर सिम्टम्स नहीं है, तो सब लोगों का मानना है कि माँ का दूध उसने बच्चों को स्तनपान करना जारी रखना चाहिए। माँ ने मास्क पहनना चाहिए, भले उसे कोविड हो। तो नए बच्चों को उससे कोई खतरा नहीं। नंबर 1, सिर्फ माँ का दूध 6 महीने पिलाना है, और 6 महीने का दूध बंद नहीं करना है। 6 महीने के बाद भी माँ का दूध चालू रखना है, लेकिन उसके साथ पोषक आहार शुरू करना है। और उसके अलग अलग तरीके होते हैं। 6 महीने से लेके हम वीनिंग जिसको बोलते हैं, और वो न्यूट्रिशियस चीज से शुरू करना कभी भी उचित होता है। एक समय एक चीज शुरू करनी है, आस्ते आस्ते उसकी मात्रा बढ़ानी है। और हमारे ये नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीज खरीद करके या प्रोटीन पाउडर खरीद के उसको बच्चों का पोषण किया जाता है। आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं, दलिया हुआ, बटाटा हुआ, फल हुए, इसका सब इस्तेमाल करते हुए बच्चे को वीनिंग डाइट पे ले जाए। दाल, राइस, चपाती सब आस्ते आस्ते देना है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े बच्चों में बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। जैसे उसमें प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, और ऑयल, घी, इसकी मात्रा। वो जो हमारा फूड पिरामिड होता है, उसमें ये जो पल्सेस और स्टार्च फूड वो बेस में होते हैं, और ऑयल सब एपेक्स में होता है। तो वो उसका वो फॉलो करना चाहिए। एक तरफ से मैल न्यूट्रिशन का आपने जो कहा, कुपोषण का खतरा है, वैसे दूसरे तरफ से ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पूरे दिन मोबाइल और टीवी पे लगे होते हैं। उन बच्चों में ओबेसिटी बहुत नजर आ रही है, स्पेशली हायर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में। तो ये बच्चे खाते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते और जंक खाते हैं, गलत कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती तो कैलोरी स्पेंड नहीं होते। ये बच्चे मोटेपन का शिकार हो गए। तो ये दोनों खतरनाक चीजें। और दूसरा, ये न्यूट्रिशन के साथ मैं दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि बच्चों का मानसिक संतुलन आजकल बिगड़ा जा रहा है। उन्हें बहुत साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज सामने नजर आ रहे हैं। जैसे कि बच्चों को पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, वो बाहर खेलने नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, ये क्या हुआ है, मैं मेरे दोस्तों को नहीं मिल रहा हूँ, मेरे रिश्ते वालों को नहीं मिल पा रहा। तो बच्चे कंफ्यूज है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी उम्र के हिसाब से हमें उन्हें एंगेज रखना है। जैसे बड़े बच्चों को आप उनसे बात कीजिए, उन्हें किताबें खरीद के दीजिए पढ़ने के लिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाइए। छोटे बच्चों को घर में फन कॉर्नर क्रिएट कीजिए, कलरिंग करवाइए, और उनको लेके बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप खिड़की में तो खड़े रह सकते हैं और बता सकते हैं बाहर क्या चल रहा है, क्या बात करे, वार्तालाप करे। और पूरे दिन स्क्रीन टाइम उनका थोड़ा सा कम करना चाहिए। और इस स्थिति में बहुत ज्यादा पढ़ाई 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 के पीछे नहीं लगना चाहिए। उन्हें डांटिए मत, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन उनके साथ वक्त गुजार के उनका मानसिक संतुलन का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जो बच्चे उनके लक्षण नजर आते हैं, अचानक से बहुत छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। और ये जो रेड फ्लैग्स, जो मानसिक बीमारी के रेड फ्लैग है, वैसे अगर है तो मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत बहुत अहम मुद्दे हैं। आई एम श्योर कि आज ये जो सुन रहे हमारे सब ऑडियंस के लोग, ये इस पे डेफिनेटली एग्री करेंगे। एंड ये जो फंडामेंटल बात आपने कही, थिंग्स जो एकदम मराठीमध्ये आपण म्हणतो मुळापासून सुरुवात करायला हवी प्रत्येक गोष्टी। तो फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो ही आगे, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो ही आगे बिल्डअप अच्छा होगा। तो I think foundation begins with nutrition as well as other needs of a child at that particular age. तो ये हमको definitely help करेंगे ये inputs, I'm sure.
I think दो ही सवाल extra आए हैं. I'll just quickly take them. भावना जी कह रहे हैं कि should my child take any multivitamins, especially Zincovit? She already takes calcium, iron, and vitamin. As her eating was a bit poor. That's her question. नहीं, देखो, वैसे साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि इससे कोई हेल्प होता है. अगर बच्चों को अच्छी तरह से 2 बार खाना, सुबह नाश्ता, शाम के टाइम कोई स्नैक्स दिया जाए न्यूट्रिशियस फूड का, तो उसे कोई भी दवा की जरूरत नहीं है. ना विटामिन, ना जिंकोविट, ना एंटीबायोटिक, कुछ नहीं देना चाहिए. तो ये एक वापस मैं अपील करूंगा कि बच्चों को दवा मत दीजिए, अच्छा पोषक आहार दीजिए और उनके साथ खेलिए, उनके साथ बात कीजिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी. दवा की कोई जरूरत नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आप ले रहा हूँ, so that then we can close. Kids outside playing activity, kids outside मतलब playing activity has stopped and kids are watching TV more than usual due to COVID and lockdown. आपने भी इस बात का जिक्र किया. So would there be any side effect जैसे mental health related of excessive TV watching and mobile gaming? Certainly. I think that's a concern everyone has these days. प्री कोविड एरा में हम स्क्रीन टाइम कहते थे 1 घंटे भर का चाहिए, 1.5 घंटे का चाहिए, और अभी तो अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन स्कूल शुरू है, तो ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए स्क्रीन टाइम बढ़ ही गया है. तो हम उस पैरामीटर को ध्यान में नहीं रख सकते, इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हो सके उतना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, उसे लिमिट कीजिए. सेकेंडली, स्क्रीन टाइम मोबाइल जब बच्चा देखता है तो ये 1 वे व्यूइंग एंड वॉचिंग से अगर इंटरेक्टिव सेशन में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके दिमाग में डेफिनेटली असर हो रहा है. ऑटिज्म, बिहेवियरल इश्यूज, एग्रेशन, डिप्रेशन सब नजर आ रहा है. तो ये बहुत, और फिजिकल इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट, ओबेसिटी, ये सब बढ़ते जा रहा है. तो उस पर हमें नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. Right, absolutely. So I am not taking a question right now, but मैं एक comment जरूर पढ़ूंगा. I think this is a sentiment of every one of us. वो इस comment में लिखा है, वो लिखा है डॉक्टर आचार्य ने कि very informative talk, appreciate. He has written it, appreciate as a doctor. I'll add कि appreciated as a doctor also from the doctors community and also from us who are not doctors. So I'm sure सभी को अच्छे से ये follow हुआ होगा. So that is very nice of both of you. In fact, Dr. Tiwari. Thanks Akshay, Zara and Kalawat sir. Everyone, this topic is literally ये इस पे discussion बहुत जरूरी था. Dr. Tiwari, I must really thank you because it was a very well presented and all points came up. We want to thank you for this, and we'll have some more interaction of this type. Thank you. Thank you, Dr. Tiwari and Dr. Yevle. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. More than the lecture, it was nice interacting with you. Yeah. Thank you more. I told us a reunion में आप दोनों का. Thank you so much. It was a pleasure interacting on this platform. Thank you very much, everybody. Bye. Thank you, Shrikant. I thought Hindi was a challenge. Thank you, Dr. Yevle. It was very nice. नहीं सर, क्वेश्चन जो भी थे वो बहुत कॉमन बेसिक क्वेश्चन जो थे, एज अ मेडिको हम समझते, बट नॉन मेडिको है वो काफी सारे रहते हैं. Very important, very valid. तो ये थे. Thank you. I'll just end it on a formal note. Thank you everyone for participating, for some nice questions, and thank you Dr. Tiwari and thank you Dr. Yevle for this lively interaction. This will be documented and we'll definitely use it as a reference, not just as an interaction for the day, but आगे I'm sure with Dr. Yevle's permission. Sure. आगे भी जैसे we all hope that the third wave doesn't come. Yeah. Worst case अगर वो होता है तो we have this as a reference. And हम तैयार हैं. Yes. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Have a good day. Thank you. Well prepared is well beginning. Half one. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, doctor.